अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आपका दिन? ये बात मैं हमेशा पूछती हूँ, आप कहते होंगे, लेकिन ये बात पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम रोज़ यहाँ आते हैं आप लोगों से गपशप करने, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने। बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस करना होता है, लेकिन उसके लिए आपका ठीक रहना, आपका सेहतमंद रहना, आपका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है और हमें होता है आपका ख्याल। इसीलिए मैं रोज़ पूछती हूँ कि जी कैसे हैं आप लोग, ताकि देखते रहें आप लोग मेरा शो और शो को मूव ऑन करते हैं। इसी बात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उबैद खान, ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ लाहौर से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो महंगाई का तूफ़ान है वो ना रुकने वाला है हमारे मुल्क में और अभी भी जो है हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब गंदम और आटा अगर हम ले लें, जो कि एक बेसिक नीड है, हर घर में रोटी तो खानी है, एक गरीब ने भी रोटी खानी है, तो वो कैसे खाएगा? तो जब इतनी महंगी हमारी ये बेसिक नीड्स हो जाएंगी, तो एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब शहरी किस तरह से जो है अपना पेट भर सकता है? हमारे साथ जी मौजूद हैं बैद साहब, तो उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सामिया, रोटी खानी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं तो लाहौर शहर के अंदर इस वक्त जो रोटी है वो आम शहरी की पहुंच से दूर होती हुई, बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब जो मार्केट के अंदर इस वक्त रोटी सेल की जा रही है वो 20 रुपए से 25 रुपए तक सेल की जा रही है, और इसी तरह से नान जो है वो 30 रुपए का सेल किया जा रहा है। तो इसकी जो हुकूमत है पंजाब की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से जो कीमतें मुकर्रर की गई थी, पहले रोटी की कीमत 14 रुपए रखी गई थी। तो उस वक्त भी जो नान बाई एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये कहा था कि ना जो गंदम उनको मिल रही है, ना मैदा जो उनको दिया जा रहा है, और एलपीजी गैस जो है वो महंगे दामों मिल रही है, तो जिसकी हुँ। वजह से वो 14 रुपए या 16 रुपए में रोटी को फरोख्त नहीं कर सकते हैं। तो 20 रुपए मन मर्जी के दाम के मुताबिक उन्होंने अपनी कीमत खुद एडजस्ट की और 20 रुपए में रोटी फरोख्त करते रहे। इसी तरह से नान की कीमत जो थी वो 30 रुपए में फरोख्त करते रहे। तो उस वक्त हुकूमत जो थी वो एक्टिव होती हुई हमें दिखाई नहीं दी थी। शायद उनके मुतालबात हमें उस वक्त दुरुस्त नजर आए थे क्योंकि महंगाई का एक तूफान था शहर के अंदर। और मगर उसके बाद अब मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन की जानिब से एक और हुँ। मुतालबा सामने आ चुका है, और इस हुँ। मुतालबे में ये उन्होंने वाजे किया है कि वो 25 रुपए की रोटी फरोख्त करेंगे, और इसी तरह से नान की कीमत के अंदर भी 5 रुपए इजाफा किया जाएगा। 20 रुपए की रोटी को इसलिए फरोख्त नहीं कर सकते हैं, गंदम की कीमत जो है इस वक्त 20 किलो आटे का थैला 24 रुपए में फरोख्त हो रहा है, और इसी तरह से 12,000 रुपए का मैदे का थैला फरोख्त हो रहा है। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि एलपीजी की कीमत हो या जो गंदम का आटा हो, तो वो इंतहाई महंगा है। तो इसलिए इस जो मौजूदा कीमत है इसके ऊपर वो रोटी फरोख्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक ये भी मुतालबा किया है कि 3 रोज के अंदर एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जाए, उनके साथ वो मुज़ाकरात करेंगे और उसमें जो रोटी की कीमत का तयन है वो तय किया जाए। अदरवाइज अगर वो तय नहीं करेंगे तो वो 25 रुपए की रोटी शहर के अंदर फरोख्त करेंगे। तो अगर ये सूरत हाल रही तो दूसरी जानिब हमने देखा कि जिस तरह से ये इनका मुतालबा आया, तो एक जानिब तो ये मुतालबा था, दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से भी ये कहा गया कि अगर 25 रुपए की शहर के अंदर रोटी फरोख्त की गई तो जो मुख्तलिफ तंदूर मालकान हैं, उनके जो मुख्तलिफ तंदूर हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद मुत्तहिदा नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये धमकी अमेज, मैं इसको कह सकता हूँ, ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए, कहा गया कि अगर उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया तो वो एहतजाजन तंदूर जो है वो बंद कर देंगे। शहर के अंदर एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो घरेलू सार्फिन जो हैं, जो गैस इस्तेमाल करते हैं, वो इंतहाई परेशान है क्योंकि यहाँ पर जो गैस है उसके आने का वक्त एक मुकर्रर है और जाने का वक्त कोई मुकर्रर नहीं है, वो किसी भी वक्त चली जाती है। तो घरों के अंदर बाज़ ज़्यादा गैस आती नहीं है, खाना बनाना इंतहाई मुश्किल होता है, तो मजबूरन लोग उस चीज को भी देखते हुए तो बाहर से रोटियां खरीदने पर मजबूर होते हैं, बाहर से तंदूर से रोटी और नान खरीदने पर मजबूर होते हैं। तो ये ओवरऑल शहर के अंदर इस वक्त सूरत हाल हमें नजर आ रही है। एक जानिब ये कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि 25 रुपए की रोटी फरोख्त की जाएगी क्योंकि मौजूदा जो गंदम का आटा है वो महंगा हो चुका है, एलपीजी गैस जो है उसकी कीमत के अंदर इजाफा हो चुका है। तो एक जानिब ये मुतालबा है, तो दूसरी जानिब शहरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा
परेशान है, अवाम यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई को लेकर खासकर परेशान है, रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की हर चीज आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है और लोग पहले ही महंगाई के तूफान से दो चार हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो दो वक्त की रोटी जो थी, जो सस्ती रोटी थी, अब वो भी महंगी होगी तो लोगों का जीना और खाना दोनों जो है कि दोबार होंगे। और उसके साथ शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि रोटी की कीमत में बल्कि मजीद कमी की जाए, 10 रुपए की रोटी शहरियों को दी जाए। बाकी तो तमाम चीजें ओवरऑल शहर के अंदर महंगी हैं, अगर ये रोटी सस्ती कर दी जाए तो शहरी उसके ऊपर गुजारा कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट सूरत हाल नजर आ रही है। 3 रोजा मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का एक मुतालबा किया गया। अब देखना ये होगा कि अगर 3 दिन के अंदर ये कमेटी तश्कील नहीं दी जाती है, कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं, तो क्या वाकई जो नॉन बाई एसोसिएशंस हैं वो कीमतों के अंदर इजाफा करेंगे? अगर वो करते हैं तो फिर ये देखना होगा कि क्या वाकई जिला इंतजामिया जो है वो एक्टिव नजर आएगी और कीमतें कंट्रोल करने के लिए इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। चैलेंज इसलिए है कि शहरियों को हुकूमत की जानिब से सस्ती रोटी भी फराहम करनी है और शहरियों का मुतालबा भी यही है। दूसरी जानिब जो है कि जो नॉन बाई एसोसिएशन है उनकी जानिब से मुतालबा जो है वो अभी से आना शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जो मौजूदा कीमत है इसके अंदर ना वो रोटी सेल कर सकते हैं 20 रुपए में और ना नान 30 रुपए में सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उबैद, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, हमने जब से देखा है यही देखा है कि हमारे मुल्क में रोटी, कपड़ा और मकान इसी के नाम पर नारे लगते हैं। यही चीज़ जो है इसी नारे को बेचा भी जाता है। तो अब ये रोटी, कपड़ा और मकान तो छोड़ दें, रोटी कब तक क्या समझते हैं आप? क्योंकि अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, माई क्वेश्चन एक्चुअली इज़ दैट, तो पंजाब में बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे पहलुओं पे काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये तो रोटी के लिए तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हमेशा से कंसर्न रही है पंजाब में, जो ख़ास तौर पर नून लीग हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, हमारी सीएम पंजाब बहुत काम कर रही हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया है कि नहीं लिया उस तरह से जिस तरह से वो लेती हैं हमेशा? देखिए, शहर के अंदर जब भी कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो हमेशा नीचे जो इंतजामिया मौजूद होती है उन्होंने प्राइस को कंट्रोल करना होता है, कीमतों को कंट्रोल करना होता है। उसके ऊपर जिला इंतजामिया का मौकिफ जो है वो सामने आ चुका है और उन्होंने कहा है कि अगर ये सूरत हाल रही और अगर मन मर्जी की कीमतें लोगों से वसूल की गई तो यकीनन इस चीज के ऊपर एक्शन होगा, इस चीज के ऊपर कार्रवाई होगी। इससे पहले हमने देखा था कि जब 14 रुपए की रोटी थी तो 14 के बाद हुकूमत ने 2 रुपए खुद इंक्रीज किए, 16 रुपए में रोटी जो थी उसकी कीमत का तयन किया। मगर उस वक्त भी जो नॉन बाई एसोसिएशन थे उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा था कि वो 20 रुपए में रोटी को फरोख्त करेंगे। इसी तरह से वो नान की कीमत जो है, नान की कीमत 25 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई थी। उस वक्त इजाफा किया गया, शायद मैंने बताया जिस तरह पहले की एक सूरत हाल ये थी कि उस वक्त जो गंदम थी शायद उसकी कीमत के अंदर इजाफा हुआ था, तो जिसके बाइस खामोश रहा गया, इंतजामिया खामोश रही। मगर अब इंतजामिया की जानिब से वाज़े दो टोक एक पैगाम आ चुका है और कहा गया है कि अगर इस बार मन मर्जी की कीमतें बढ़ाई गई या मौसूल करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। मगर दूसरी जानिब धमकी अमेज एक ये भी इंकशाफ सामने आया है कि मुत्तहिदा नॉन बाई एसोसिएशन ने कहा है कि अगर हम कीमतें बढ़ाएंगे, अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई तो हम एहतजाजन तंदूर जो है वो बंद कर देंगे। अब इस तरह की सूरत हाल के अंदर दोनों जानिब अगर देखा जाए तो पिसता हुआ एक आम शहरी दिखाई दे रहा है। वो शख्स दिखाई दे रहा है जिसने सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जिसने तंदूर से रोटी परचेज करनी है और खानी है, मुतासिर वो होता हुआ दिखाई देगा। तो हुकूमत के लिए मैं कह सकता हूं कि एक वाकई बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि रोटी सस्ती फ्राहम करना एक बुनियादी क्योंकि ये जरूरत भी है और शहरियों के अभी ये मुतालबा है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से मुज़ाकरात तय होते हैं, क्या कीमतों का तयन होता है, तो क्या कीमतें बढ़ाई जाएंगी या इन्हीं कीमतों के ऊपर इन्हें एग्री किया जाएगा कि इसी कीमत के ऊपर रहते हुए जो है कि रोटी सेल की जाए और नान सेल किया जाए। अगर ये सूरत हाल ना रही तो हमने माजी में भी देखा था कि एहतजाज भी हुए थे, तंदूर भी बंद हुए थे और इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी हुए थे जब कीमतें बढ़ाई गई थी। मगर एक और अलमिया की बात यह है कि ये तंदूर मालकान जितने भी हैं लाहौर शहर के अंदर खासा हम देखते हैं कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है। ना तो रोटी का वजन पूरा होता है, ना ही जो है कि नान का वजन पूरा होता है। इस चीज के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है, कहीं पे कीमतों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है। ये एक ऐसा झोल है
कि शायद ये जो तंदूर मालकान है ये वजन पूरा ना लोगों को दें, ना रोटी का वजन पूरा होगा ना नान का वजन पूरा होगा अगर इन्हें बाजिद रहते हुए या इनको फोर्स किया गया कि इसी कीमत के ऊपर सेल करें। तो वहां से भी देखा जाए तो आम शहरी ही मुतासिर होता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज हैं। शहर के अंदर खासकर जिला इंतजामिया जो है हमें एक्टिव नजर आती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं कीमतों के तयन के लिए, कीमतें ताकि आम शहरी को महंगी चीज ना मिले। जो जखीरा अंदोज हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इस तरह की सूरत हाल मामूल के अंदर नजर आती है, मगर अब जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है, क्योंकि शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो परचून फरोश हैं या उसके अलावा जो दूसरे डीलर्स बैठे हुए हैं वहां पर हमें आटे की किल्लत भी दिखाई दी है। और आटे के थैले 20 किलो का हो 10 किलो का हो तो वो भी माचूद बाज़ नहीं दिखाई देता है। तो खासकर ये भी एक बहरान है, इसको भी काबू पाना है। और दूसरी जानिब जो ये नान भाई एसोसिएशंस है इन्होंने जो मुतालबा किया है कि वो कीमतें बढ़ाएंगे, इनको भी कंट्रोल करना है। तो बहुत सारे चैलेंज हैं जिनके ऊपर काम करना है, और काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने एक डील और उसके अलावा लोगों से वादा ये किया हुआ है कि उनको सस्ती रोटी दी जाएगी, उनको तमाम बुनियादी जरूरतें जो हैं, जो घरेलू सार्फिन है उनको वो चीजें जरूर सस्ती दी जाएंगी कि जो हुकूमत की कुव्वत के अंदर होंगी और जो हुकूमत उनको फराहम कर सकेगी। सामिया जी, थैंक यू सो मच उबैद, आपने रिपोर्ट शेयर की रिगार्डिंग जी महंगाई जो कि गंदम और आटे के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारा जो गरीब पाकिस्तानी कह लें वो 2 वक्त की रोटी, क्या मुझे लगता है 1 वक्त की रोटी अब कहना चाहिए, वो वाली बात पुरानी हो गई। 2 वक्त की रोटी बहुत पहले से महंगी हो गई थी, अब 1 वक्त की रोटी भी बहुत महंगी हो गई है। तो किस तरह से जिएगा और किस तरह से गुजारा करेगा। थैंक्स अगेन। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब राना उमैर, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से, नई ऑटो पॉलिसी के हवाले से रिपोर्ट शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी उमैर, आज आप नई ऑटो पॉलिसी जो है वो मौखिर हो गई है हुकूमत का, मौजूदा ऑटो पॉलिसी में 1 साल तो सी का जो फैसला है, इस हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी मैम देखिए, चूंकि अभी हम IMF के प्रोग्राम में हैं सितंबर 2027 तक, तो IMF से हाल तक हमें कुछ चीजों पे बरकरार जारी हैं, क्योंकि IMF ने आफ्टर 2 मंथ्स करना है। तो चूंकि चल रहा था बजट के हवाले से, पहले IMF से मुज़ाकरात जारी थे, तो मुज़ाकरात कामयाब हुए, फिर बजट पेश किया गया, फिर बजट 30 जून तक बजट की जो तमाम चीजें थी माली साल 2025-26 की उस पर इम्प्लीमेंटेशन की। फिर 1 जुलाई से नया माली स्टार्ट हुआ जो के 2026 का था। अब गुज़िश्ता रोज पॉलिसी के हवाले से एक खबर सामने आई है जिसमें IMF और जो सनत व पैदा अपनी थे, जो कि ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान के साथ ये जिसमें जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, हाइब्रिड गाड़ियां हैं, जिसमें 4 व्हीलर्स और बाइक्स हैं, EV बाइक्स हैं, उस के IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। तो वो कुछ चीजें IMF को, IMF कोई भी चीज करता है तो उस पर पॉलिसी के हवाले से ही वो पाकिस्तान को रिजेक्ट में मिलती है। तो 2 मिनट पाकिस्तान की इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और वज़ारत दोनों आमने सामने थी। उनके इख्तिलाफ़ जो EV बाइक्स स्टैंडर्ड्स जो गाड़ियां थी हाइब्रिड की, उसमें उनके इख्तिलाफ़। तो मैम पाकिस्तान लगभग 2030 तो EV उस पर तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी देगा, जिसमें जो EV बाइक्स हैं उसमें तकरीबन 1 बाइक पे पाकिस्तान देगा। IMF के पास, चूंकि मैं पहले भी 1-2 बार आपको कह चुका हूँ, 2 से 3 प्रोजेक्ट जो है वो IMF के पास पाकिस्तान लेके गया था। इसमें एक सोलर सिस्टम था और एक ये और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड निज़ाम था। तो ये 2 से 3 चीज़ें IMF की तरफ से अप्रूव नहीं की गई थी, क्योंकि IMF GST 18 to 20% उस पर आयद कर रहा था। तो अब जो ऑटो है वो चेक हो चुकी है, तो अब हुकूमत की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि जो ऑटो पॉलिसी है उसके अंदर 1 साल के अंदर उसको इंक्रीज किया जाए। अब इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से क्लियर किया गया है कि इसमें जो नई ऑटो पॉलिसी है इसको
जल्द से जल्द चीजें इसकी सॉर्ट आउट की जाए, जिससे रोजगार के मौके भी पैदा करें। अब ये रिजेक्ट क्यों हुआ, ये है कि ऑटो पॉलिसी का जो स्टैंडर्ड है, वो जो पॉलिसी दी गई थी टैरिफ बोर्ड पॉलिसी की तरफ से, जो मुज़ाकरात चल रहे थे, ये फेल क्यों हुए हैं? मैम ये फेल इस वजह से हुए हैं, IMF की तरफ से इसमें स्टैंडर्ड इशू बनाया गया, इसमें मेयार का इशू बनाया गया। क्योंकि हम देखते हैं जो इंटरनेशनल जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जिसमें ये चीज़ें सक्सेसफुल हुई, एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हुए जिसमें, तो पाकिस्तान में ये इसीलिए सक्सेस इसमें नहीं मिल सकी कि इसका मेयार थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं था जो IMF चाह रहा था। बिल्कुल, देखिए IMF क्या चाह रहा है, क्योंकि अगर हम अपना भी देखें काम, तो उमैर साहब आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो क्वालिटी है, क्या वो वाकई में अच्छी थी और IMF ने उसको रिजेक्ट किया? डेफिनेटली सी बात है, अगर हम उस स्टैंडर्ड की चीज़ बनाएंगे तो वो कैसे रिजेक्ट होगी? मैम स्टैंडर्ड की चीज से हमें रिजेक्शन इसलिए मिली है कि हमारा मेयार ठीक नहीं। बिल्कुल, ये न्यू ऑटो पॉलिसी पर IMF और टैरिफ पॉलिसी बोर्ड के साथ मुज़ाकरात ताहाल कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद हुकूमत ने मौजूदा ऑटो पॉलिसी में 1 साल की तोसी कर दी है। नई पॉलिसी को हतमी शक्ल देने के लिए IMF समेत मुतल्लिका इदारों से मज़ीद मुशावरत जो है वो जारी की गई है और जारी रहेगी। ऑटो सॉस कंपनीज बरामदात के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने और मुतअद्दिद मकामी गाड़ियों को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने में नाकाम रही हैं। वजारत सनअत व पैदावार IMF से मुशावरत में नई ऑटो पॉलिसी का मौसर दिफा ना कर सकी। वज़ीर आज़म ने नई ऑटो पॉलिसी को सरमायाकार दोस्त बनाने की हिदायत कर रखी है। नई ऑटो पॉलिसी से नए रोज़गार मौके पैदा करने, सनती सरगर्मियों में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों में आलमी मेयार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाजमी करार देने की भी तजवीज़ है। नई पॉलिसी के तहत आलमी मेयार के सेफ्टी तकाजे पूरे ना करने पर कंपनीज़ पर जुर्माने आयद होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दामात शामिल होंगे। दरामदी मकामी गाड़ियों के लिए 62 आलमी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। इसके साथ आपको बताते चलें, न्यू ऑटो पॉलिसी पर FPR, वजारत तजारत, वजारत कानून और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुशावरत जारी है। न्यू ऑटो पॉलिसी से ऑटो सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी, बरामदात और सरमायाकारी का जो फ़रोग़ है उसका हदफ शामिल है। न्यू पॉलिसी में सार्फिन को महफूज मियारी माहौल दोस्त गाड़ियाँ फराहमी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तो ये तो थी जी ऑटो पॉलिसी के हवाले से जो रिपोर्ट थी, हमारे साथ उमैर साहब ने भी शेयर की और हमने भी आपके साथ शेयर की। नाज़रीन, टाइम होता है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल मलिक अयूब ऐवान, जो कि तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उनसे सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कर्नल मलिक अयूब साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और हम जैसे ही थोड़ा सा काम होते हैं, थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। सदर ट्रंप ने ईरान को मुआहदा ना करने की सूरत में जो है वो संगीन नताइज की जो धमकियाँ भी दे दी हैं और हमले भी कर रहे हैं और साथ में मुज़ाकरात की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑपरेशन 28 फरवरी को शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम ने इसको एपिक फ्यूरी का नाम दिया और आज इसको 137 दिन हो गए, 137 डेज। अब इसमें जो प्लान था अमेरिकन का वो था कि उनका जो डॉक्ट्राइन है शॉक एंड ऑफ, यानी आपने टेरराइज करना है टारगेट कंट्री को और उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब देखें इनकी जो अमेरिकन सेंटकॉम की जो आर्म्ड फोर्सेस की एक डॉक्ट्राइन है, उसको हम कहते हैं ब्लिट्जक्रीग थ्योरी। उसका ये होता है कि आपने सडन अटैक करना है और मल्टी फ्रंट्स पे अटैक करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टी डोमेन वेपन्स, और आपने जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसको आपने क्रिपल डाउन करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर, जबकि इस पूरे सिनेरियो में ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो सकी। अब ऑब्वियसली एक साइकिल ऑफ एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन चलता रहा, जो कि जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आए
और जो डिप्लोमेसी का जो एक डोमेन था वो चलता रहा। और हमेशा जो एनालिस्ट कहते हैं कि जो एस्केलेशन और डी एस्केलेशन की दरमियान की सिचुएशन होती है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है। जहाँ भी स्टेलमेट आता है तो जो इसको नेगोशिएट कंट्री कर रहे होते हैं या जो भी नेगोशिएटिंग बॉडी होती है, उनके पास एक टाइम मिल जाता है और वो ट्रेड करते हैं कि दोनों अपोजिंग साइड सेटल डाउन हो जाएं और बिल आखिर डायलॉग के टेबल पे आएँ और इस मसले का हल निकालें। अब टिट फॉर टैट सिचुएशन चल रही है, एक्सचेंज ऑफ हैवी फायर्स चल रहा है और रिस्पॉन्स बड़े रैपिड हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये डिप्लोमेसी जो है, जो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद MOU के नाम से स्टेज की, वो अभी तक प्रॉपरली क्यों नहीं काम करी, जिसकी चंद वजूहत है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों कंट्रीज का आपस में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो नहीं है। वो बिल्कुल आपको पता है 47 ईयर से दोनों कंट्रीज के दरमियान नेगोशिएटिंग टेबल पे कभी नहीं बैठे। वो तो इस्लामाबाद एफर्ट हुई, पाकिस्तान ने एफर्ट की, और वो पहली दफ़ा उनके जो डेलीगेशन थे वो बैठे। अब इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे सामने हैं कि जब इस्लामाबाद MOU साइन हुआ और 17 जून को स्विट्ज़रलैंड में जब इसको साइन कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को मुबारकबाद भी पेश कर दी, तो उसके बाद ये लग रहा था कि ये बहुत अच्छा हेडवे मिल गया दुनिया को और ये जो ईरान का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बड़े अरसे से, ये फॉर एवर सेटल डाउन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की डर की वजह से ये मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंच सका। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से MOU जो है ना वो इन बिफिटिंग मैनर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो ये है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। अब जब भी सीज फायर होता है तो कोई मॉनिटरिंग एक बॉडी बन जाती है, कुछ कंट्रीज को डिप्यूट कर दिया जाता है, UN को डिप्यूट किया जाता है, ऑब्जर्वर रोल पे लेके आ जाते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, एक बोन ऑफ कंटेंशन है, उसके ऊपर कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि वायोलेशंस को मॉनिटर करे और एक बेहतर तरीके से दोनों कंट्रीज़ को मैसेज दे कि ये वायोलेशन हो रही हैं, इनको रोकें बिकॉज आपने साइन किया हुआ है। एक और फैक्टर मैं जिसके इंडिकेट करूंगा वो है पॉलिटिकल डोमेस्टिक प्रेशर। अब आप देखें कि ईरानियन की तरफ अगर आए तो जो इनके हार्ड लाइनर्स हैं वो कहते हैं कि आपने सीज फायर की तरफ नहीं जाना, लेकिन उनका प्रेसिडेंट एक बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है और उसके अलावा उनके चीफ नेगोशिएटर्स जो हैं बाकिर कालिबाफ हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी कौम को मिला के आगे जाना चाहते हैं और हार्ड लाइनर्स को भी अपने साथ उनकी पार्लियामेंट ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है उनकी एफर्ट्स को। तो अब दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनल जो प्रेशर है, इंटरनल डोमेस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही है। आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अब इस वक्त बहुत बड़ा इशू है। अब रिपब्लिकन्स की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बड़ा तेज़ी से नीचे जा रहा है, वो भी एक प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और डेफिनेटली वो भी एक इरिटेट है कि MOU को ट्रू लेटर स्पिरिट में फॉलो नहीं किया जा रहा। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इजराइल का रोल है। इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि इस पूरे एपिसोड में वो किसी तौर पे स्टेलमेट की सिचुएशन आए, क्योंकि इजराइल के डिज़ाइन हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर वो रेलेवेंट रहना चाहता है और उस रेलेवेंट होने के लिए मिडल ईस्ट के अंदर वो हिजमैनिक डिज़ाइन के साथ आया था। ये जब 28 फरवरी को इस जंग का आगाज़ हुआ था तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट अमेरिका के साथ जाके एक मीटिंग की और पूरा एक चाकआउट किया प्लान कि किस तरीके से इजराइल इनग्रेस करेगा और ईरान को हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अब रिपोर्ट्स आई हैं, मुसैद की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उसकी तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं कि दे प्लान जब सिचुएशन डेवलप हो रही थी, एपिक फ्यूरी का जब स्टार्ट हुआ तो अर्ली टाइम फ्रेम में उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को एलिमिनेट करके, आपको पता है कि उनके दो कैरेक्टर हैं, एक एक्स प्रेसिडेंट हैं अहमदीनेजाद, उनको इंस्टॉल करने का प्लान था और साथ ही साथ रज़ा शाह पहलवी के उसके बेटे को जो कि एग्जाइल में है उसको रिप्लेस करने की प्लानिंग थी। तो ये इजराइल के ग्रेटर डिज़ाइंस के अंदर था कि जब रिजीम चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ईरानियन पॉपुलेशन जो है वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करेगी, बट वो भी नहीं हुआ। तो अब इजराइल जो है वो बड़ी क्योटिक सिचुएशन में है और इसी वजह से वो बार बार
अमेरिकन को कन्विंस करता है कि ईरान के ऊपर अटैक्स किए जाएं। और स्पॉइलर, क्लासिकली स्पीकिंग, इजराइल स्पॉइलर का जो कैरेक्टर है वो इंतहाई आला दर्जे का अदा कर रहा है, हमेशा से किया है उसने हमेशा से यही किया है। वो हो गया, इंडिया हो गया, उनके काम, उनका वे ऑफ जो टारगेटिंग है वो इसी तरह से है। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। एट द मोमेंट दुनिया के अंदर 2 कंट्रीज हैं जो ये जो मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस चल रहा है, इसमें वो चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखा जाए क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। एक इजराइल एज यू सेड, और इंडिया का इसलिए कि इंडिया जो है इजराइल के साथ हैंड इन ग्लव है, वो उसको फादरलैंड कहता है मोदी, और उनके आपस की जो रिलेशंस है वो हम सबको पता है, दुनिया को पता है। और हमारे जो GCC कंट्रीज़ हैं उनको भी इस चीज़ का अदराक है कि इंडिया का जो इजराइल के साथ ये गठ जोड़ है उनके खिलाफ है, और ऑब्वियसली वो है। अब मैं आपको करंट स्टेट की तरफ थोड़ी सी आपको जो है आगाही देता हूँ कि आपको पता है कि 2 जुलाई को कतर में एक डेलीगेशन की मीट हुई जो कि दोहा के अंदर हुई, और उसमें एक रे ऑफ होप निकली। उसमें कतरी प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया, अब्दुल रहमान, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं वो भी उसके अंदर थे। इसके अलावा अमेरिकन जो चीफ नेगोशिएटर हैं, विटकॉफ हैं और कुशनर हैं, ये दोनों वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा ईरानियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी भी वहाँ पे मौजूद थे। और दे ट्राइड कि कोई हेडवे निकले, जो MOU इस्लामाबाद है उसके ऊपर जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स हैं वो आपस में डिस्कस करें और हेडवे निकालें, और जो मॉडस ऑपरेंडी है तैयार करके, ताकि ये जो सीज फायर टेम्पोरेरीली किया गया है इसको परमानेंट किया जाए। तो दैट वाज अ वेरी गुड एफर्ट जिसके अंदर पाकिस्तान ने इसको कंटिन्यू किया। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट वेरी डे एक जो इंसिडेंट बना, ईरान की तरफ से भी बना, अमेरिका की तरफ से भी बना। अमेरिकन ने अलेज किया कि ईरानियन ने जो कार्गो वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रोजेक्टाइल से हिट किया है, जिसके बदले में जो हमारा MOU के ऊपर हमारा प्लान था उसको जो है वो जेपरडाइज कर दिया गया। अब इसके साथ अगर हम देखते हैं तो ये एस्केलेशन जो होती है ये हमेशा बड़ी फ्रेजाइल होती है, और इस एस्केलेशन में कभी सीज फायर आ जाता है, कभी दोबारा से इस तरह की सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाती है। तो इस फ्रेजाइल सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो इस वक्त जो स्टेटस है वो ऑल आउट वार का स्टेटस नहीं है, बट ऑब्वियसली एक एक्टिव बट लिमिटेड एक वारफेयर का सिनेरियो है। और इस पूरे सिनेरियो में अब सेंटकॉम ने जो अनाउंसमेंट किया है कि फ्रेश वेव ऑफ जो एयर स्ट्राइक्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, और उन्होंने अक्रॉस ईरान, जिसके अंदर उन्होंने चाबहार को टारगेट किया है। और आपको चाबहार के बारे में बताता चलूँ कि ईरान की लार्जेस्ट सी पोर्ट है, और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जो इसका कंट्रोल टावर है, जो हुर्मस को बेसिकली हुर्मस का ये न्यूक्लियस पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है चाबहार, और न्यूक्लियस होने की वजह से इसकी सिग्निफिकेंस पूरी एयरपोर्ट सी पोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। इसके ऊपर उन्होंने टारगेट किया, और यहाँ पे IRG का यहाँ पे पूरा सेटअप है, इसको भी उन्होंने ईरानियन जो सेंटकॉम ने अनाउंस किया कि हमने उनको भी डैमेज किया, और वहाँ पे लाइट और जो अरेंजमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो चुकी है, और वहाँ की जो फंक्शनैलिटी है, जो उनका टावर है, जो कंट्रोल टावर जो सी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसको भी उन्होंने बुरी तरह डैमेज किया। उसके अलावा अगर देखते हैं बुशर के अंदर भी इन्होंने टारगेट अचीव किए हैं। उसके अलावा जैस की एक जगह है, उसके अलावा अबू मूसा एक जगह है, जो ईरानियन बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने जो 3rd कंसेक्टिव डे वो स्ट्राइक्स चल रही हैं, और कल रात को जो उन्होंने 5 आवर्स का मिशन किया, एयर स्ट्राइक्स 5 घंटे लगातार, जिसमें ये तमाम कंट्रीज, तमाम सिटीज़ जो ईरान के जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जिनकी लॉजिस्टिक्स बेसिस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का, और बाकी ये सदरन ईरान की तरफ ज़्यादातर हैं। और इनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा नंबर में हम स्ट्राइक्स करेंगे। और ईरान ने भी अनाउंस किया है कि हमने भी जो वाइटल टारगेट्स हैं उसको हमने किया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हुर्मस का कंट्रोल है वो ईरान कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ फ्यूल यहाँ से हम नहीं गुजरने देंगे, क्योंकि ये हुर्मस हमारे कंट्रोल में है, और हमने इसको सीज करना है, और हमने इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। अब प्रेसिडेंट मसूद पुज़ेशकियान ने भी कहा है
कि ईरानी जो नेशन है वो एक चप्पे चप्पे का डिफेंस करेगी। उन्होंने अपने एक्सपोस्ट में इस चीज़ को बड़ा प्राउडली कहा है कि ये जो क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि जो साउथ ऑफ ईरान के लोग हैं वो बायफरकेट हो जाएंगे ईरान के साथ और ईरान की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, ही सेड इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये आपका एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन हमारी कौम मुत्तहिद है, यूनाइटेड है और चप्पे चप्पे का डिफेंस करने के लिए तैयार है। और IRG के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि हम जो है हमने जो मिसाइल अटैक्स किए हैं और ड्रोन अटैक्स किए हैं, जिसके अंदर बहरीन को हमने जो US की बेस है उसको टारगेट किया है, कुवैत के अंदर भी किया है और इवन जॉर्डन के अंदर भी उन्होंने अटैक्स किए हैं इन रिटेलिएशन, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, ईरानियन जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक हुए हैं, तो उनकी रिटेलिएशन में उन्होंने वहाँ पे किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ, आई एम श्योर कि आपके नाज़रीन को पता भी होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, एक अपना सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली कि इन फ्यूचर जो वहाँ पे यहाँ पे जो कार्गो वेसल्स हैं जो गुजरेंगी हॉर्मस से, उसका 20% अमेरिका लेगा। लेकिन इतना उसके ऊपर रिएक्शन हुआ, UK ने किया, दुनिया ने किया, तो उसको वापस लेना पड़ा कि नहीं, हम इस 20% को नहीं लेंगे, लेकिन जो GCC की कंट्री है इन रिटर्न ये अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम उनको कंपनसेट करेंगे, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। तो एक अजीब सी बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही फिर आप देखें वो हमेशा से अजीब बात करते हैं जी। कॉजल ये वाकिब कालीबाफ ने फिर एक और ट्वीट इसके अंदर एक्सपोस्ट पे अपनी सोशल मीडिया पे डाला कि बिल्कुल ही इज राइट, 20% उसने बहुत ज़्यादा कह दिया है, ईरान उससे कम में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो एक वो जो है ना बड़ा एक मजाक-ए-खेज़ उन्होंने ये एक्सपोस्ट किया, जिसकी वजह से दुनिया भी परेशान होगी कि किस तरह की सिचुएशन बनी है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या बनी हुई है। इस जो दोबारा से स्ट्राइक्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप देखें ब्रेंट क्रूड जो ऑयल है उस वक्त 78.80, ये रोटर्स की रिपोर्ट है जिसके अंदर 78.80 की लिमिट पे चला गया। अब आप देखिए ये 70 पे आ गया था, अब 78.80 पे चले जाने का मतलब है कि अगेन एक प्राइस हाइक दुनिया में आएगा। आप सबको पता है कि 20%, 1/5 ऑफ वर्ल्ड ऑयल यहाँ से हॉर्मस से गुजर के जाता है, तो यकीनन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिक लाइफ इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रीज में आएगा। और इसके अलावा भी आप देखें कि इवन US के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट हैं, वहाँ पे हाई एनर्जी कॉस्ट चल रही है और वो वहाँ के सिटीजन इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं। और वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। इस 28 फैब के बाद इसमें बहुत राइजिंग ट्रेंड आया है। इसके अलावा उनकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा होगी अमेरिका की, और इस कदर इतना बड़ा फ्लीट इसको मेंटेन करना, इसकी लॉजिस्टिक्स, इसके वार हेड्स, उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो ऑब्वियसली जो अमेरिकन इकॉनमी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ चुका है। इसके अलावा एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी हो रही है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेज जब इतना बड़ा 137 दिन का जब आपने एक किया हुआ है, एक वार, एक सिचुएशन क्रिएट की है, आपने नेवल ब्लॉकेड भी किया हुआ है, तो इसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत होती है, फ्रेश ट्रुप्स को लाने की ज़रूरत होती है। जो ट्रुप्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है उनको वापस लेके जाना है, उनको रेस्ट एंड रीफिट करना है, तो उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस हैं। और इसके अलावा देखा गया है कि अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक शिफ्ट आई है, वो भी अमेरिकन के जो मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है और वो सेफ हेवन की तरफ चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये एक एट द मोमेंट अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है वो भी वॉलेटाइल सिचुएशन में है, वो भी एक इम्बैलेंस सिचुएशन में है। तो अब ये सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो थोड़ी सी होप की बात करता हूँ, तो उसमें ये है कि बेशक ग्लूमी पिक्चर है, हम सब मानते हैं कि एट द मोमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है नेटो के जब वो उस सेशन में जाके उसने एक साफ़ी के जवाब दिया कि यस जो MOU है प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये ख़त्म है, बट स्टिल इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अब इस पूरी सिचुएशन में देखें तो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और उसमें ऑब्वियसली बैकडोर डिप्लोमेसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब इसमें रीजनल मीडिएटर्स जो हैं, जैसे पाकिस्तान है, कतर है, टर्किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए वो एक्टिव हो चुके हैं। अब हम देखिए हमारे फील्ड मार्शल का टर्किया का विजिट, ये जो विजिट है ये भी एक इंडिकेटर है
कि पाकिस्तान बहुत इफेक्टिवली इंगेज करने की सूरत इख्तियार करना चाह रहा है, और टर्किया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इस रीजन का, एज यू नो। तो टर्किया को भी अब जब साथ में लाएंगे, और ये जो दोबारा से इस्लामाबाद की MOU की जो सिचुएशन है वो रिवाइव हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि हम चूँकि ज़्यादातर हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि, और ईरान के पास जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में भी है, वो भी एक दुनिया को दिखाना चाहता है कि बस अब मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ। अब इसमें डेफिनेटली चाइना का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और चाइना हमारे साथ एज अ ग्रेट फ्रेंडली कंट्री वो है, हमारे साथ हैंड इन ग्लव है, और वो भी चाह रहा है कि इस वार से आसान तरीके से इसको डील किया जाए दोनों कंट्रीज को, और बहुत बेहतर तरीके अच्छा से। अभी वो बड़ी खामोशी इख्तियार किए हुए है चाइना, अभी ये जो दोबारा से अटैक हुए हैं और ये दोबारा से ये जो धमकियां आ रही हैं और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा खामोश है। क्या समझ रहे हैं आप, क्या रीजंस हो सकती हैं? आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि जब ये फ्रेश वेव ऑफ एयर अटैक्स आई है US की तरफ से, तो यू नो एट द मोमेंट चाइना की जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन आपको पता है बैक डोर डिप्लोमेसी में चाइना, पाकिस्तान और टर्किया और कतर, दे आर हैंड इन ग्लव, और ये डेफिनेटली ये काम हो रहा है। अब चाइना, हम सबको पता है, बड़े ग्रेट इंडिकेटर्स हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना का विजिट किया तो वहाँ भी यही बातचीत हुई, और इस जंग को डिक्लेयर किया गया कि इससे फ़ायदा नहीं है, इससे दुनिया को नुकसान है। तो देयरफॉर आई एम श्योर कि चाइना विल गिव स्टेटमेंट। ऑब्वियसली चाइना का बड़ा पॉजिटिव रोल है। अब तक इस वक्त दुनिया में चाइना ऑब्वियसली ग्रेटर पावर है, लेकिन उसका किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि चाइना का बड़ा पॉजिटिव डिप्लोमेसी है, चाइना का फॉरेन ऑफिस बहुत पॉजिटिव है, और आई एम श्योर, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह चाइना भी इसके साथ आएगा। और ये जो इस वक्त की रे ऑफ होप है वो है, मौजूद है। हमारे फील्ड मार्शल का विजिट भी इंडिकेटर है, और यकीनन एक डेवलपमेंट की तरफ सिचुएशन बन सकती है। लेकिन इस सिनेरियो में एक बड़ी ही एक डेंजरस सिचुएशन है, वो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का इशू। अब आप देखें कि अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन ने जो प्लान किया है, उनकी एक पिक एक्स माउंटेन है ईरान के अंदर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हाईली बैरिकेटेड है, वहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, और ये अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है। और यू नो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब हम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिसके अंदर फॉर्डो एक सिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, इस्फहान के अंदर बड़ी उनकी एक फेमस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, अंडरग्राउंड है, वेल प्रोटेक्टेड हैं। इसके अलावा ये एज आई सेड कि ये पिकैक्स माउंटेन वाला है, ये 3-4 सिटीज़ बड़े सिग्निफिकेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स करेंगे, और वो जो शुरू में कहता था कि जी ये जो डस्ट है, ये ईरानियन डस्ट है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो उसका मकसद यही था कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर एसेट्स को इस तरीके से एयर स्ट्राइक के साथ डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि एक न्यूक्लियर जो एनवायरनमेंट है ये मशरूम बन जाता है और पूरे उस एरिया को तबाह बर्बाद कर देता है। तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी अच्छी तरह इदराक है, सेंट काम को भी पता है कि ऐसे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करने से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डेफिनेटली इस वक्त ना ईरान मुतहम्मिल हो सकता है, ना US मुतहम्मिल हो सकता है, ना इजराइल, ना दुनिया। तो इसलिए उसकी तरफ एक डेंजरस सिचुएशन तो है, एक हॉट स्पॉट तो बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हैं जो कि ईरानियन IRGC ने भी कहा है कि वी आर वेल अवेलेबल, वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। जी बिल्कुल करण साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और बड़ी ज़बरदस्त आपने रिपोर्ट जो है वो हमारे साथ शेयर की है, अपना एनालिसिस शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अगेन। इसके साथ ही जो टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस। हमारे साथ अभी बड़ी ही स्वीट सी गेस्ट मौजूद हैं। जी स्वीट इसलिए कहती हूँ, जब ख़वातीन आती हैं मेरे शो पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब वो कुछ भी कर रही होती हैं, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ कर रही हूँ ख़वातीन के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई खातून जो है वो एंटरप्रेन्योर है, या वो काम कर रही है, बिज़नेस कर रही है, वर्किंग लेडी है, जॉब कर रही है, कुछ भी कर रही है, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है सादिया, जो कि माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट है। सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं सादिया?
नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अभी बैक कैमरा भी आपसे यही पूछ रही थी कि एजुकेशन जो है ना, इस फील्ड में हमारे यहाँ बहुत काम हो रहा है, बहुत टैलेंट है। अभी आप भी बताई थी आपका माशाल्लाह बेटा भी AI में PhD कर रहा है, तो वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अभी बताऊं रूरल एरियाज़ की ख़वातीन को हम एम्पावर कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, CM पंजाब कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ख़वातीन के लिए। तो आपको तो माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत टाइम हो गया है एजुकेशन में, तो क्या समझती है हमारा एजुकेशन सिस्टम फिर भी क्यों कहाँ पे लैग करता है, क्यों कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो हम नहीं इम्प्रूव कर पा रहे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ मुझे बुलाने के लिए। ऑलवेज वेलकम। और लैग जहाँ तक करने का ताल्लुक है, एक्सेल भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लैग करने का ताल्लुक है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीरीज़ हैं कमज़ोरियों की, जिनको अगर मैं वन बाय वन, मतलब वो आप समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा नाकिस सिस्टम है अभी भी हमारा। मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई है, लेकिन अभी भी हम बहुत जगहों पर लैग कर रहे हैं। देखें, अब हमारे पास, मतलब कोई ये नहीं सोचता कि हमारे पास इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन वो तमाम तर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ मिल के भी वो ह्यूमन स्किल या वो माइंडसेट नहीं डेवलप कर पा रहे जो इंटरनेशनली हमें ज़रूरत है। अगरचे कि ओवरऑल तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे लायक हैं, लेकिन इकट्ठे होकर वो आगे इन सब चीज़ों को लेकर नहीं जा पा रहे, क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। दुनिया में सबसे जो बेसिक चेंज आया है वो टेक्नोलॉजी के बेस पे है। हम बेसिकली टेक्नोलॉजी में लैग करते हैं। हमारे बच्चों के पास अभी भी वो वसाइल नहीं है, वो लैब्स नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर सादिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगी। हमारे यहाँ आज से अगर 3-4 साल पहले देखा जाए तो वाकई में नहीं थे, मगर अभी मैं ख़ुद CM पंजाब के साथ काम करी, आप यकीन करें रूरल एरियाज़ के बच्चों को हम डेस्कटॉप भी दे रहे हैं फ्री में, स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, और इतनी ट्रेनिंग्स फ्री हो रही हैं, इतनी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स फ्री हो रही हैं, डिजिटल स्किल्स पे, टेक्नोलॉजी पे, कि अब मुझे लगता है ओवरलोडेड हो गया है बच्चा, उसको ये नहीं समझ आ रही अब उन स्किल्स को कहाँ इम्प्लीमेंट करे। तो अब तो स्किल्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है हमारा जो प्रॉब्लम है वो, आपको नहीं लगता कि जो प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को, अब कोशिश तो की जा रही है, मगर ये इतना ज़्यादा आम हो जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान के हर कॉर्नर के हर स्कूल में इसको ले जाएं कि स्किल्स साथ साथ एजुकेशन की ज़रूरी हैं। देखिए, यही बात तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना हिस्सा ज़रूर डालती है। कोई भी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी होती, ये एक फैक्ट है। और अभी जो गवर्नमेंट आई, अभी राइट नाउ जो गवर्नमेंट चल रही है, उसने तो बहुत ज़्यादा नो डाउट काम, पंजाब में तो बहुत पंजाब में नो डाउट, लेकिन बहुत काम हो रहा है। फिर भी देखें, हमने पूरे पाकिस्तान को देखना होता है ना। हाँ, हमने स्पेसिफिकली एक हमने इस्लामाबाद को या हमने बड़े शहरों को तो नहीं देखना होता ना। हमने तो देखना होता है कि अंदर जाके अंदरून में क्या हो रहा है। अंदरून में अभी भी बहुत सारी अभी देखें, वहाँ पे अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है। बिजली आज भी जा रही है, बिजली चली जाती है। हाँ, बिजली वाला और मसला जहाँ तो बिजली नहीं है तो वहाँ बाकी फैसिलिटीज कैसे आप कैसे कर आएंगी? सकते हैं? वहाँ इंटरनेट काम नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैब्स वहाँ पे नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च वहाँ पे नहीं है। ये सब चीज़ें हम जहाँ को देखते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अभी राइट नाउ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रही है, उसका बहुत ज़्यादा फोकस है तालीम पे, AI पे। जो अभी राइट नाउ हमारी CM है, उन्होंने इसका बाकायदा अलहदा डिपार्टमेंट बना दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। जो चीज़ आप राउंड अबाउट हमारे मुल्क को बने हुए 80 ईयर्स हो गए हैं, जो चीज़ 80 सालों में आपने लैग की है, वो आप 2-4 सालों में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप यह मैजिक तो हो नहीं सकता। लेकिन ज़ाहिर है छोटे पैमाने से सारा काम स्टार्ट होता है, प्राइमरी लेवल से हर काम प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होता है। हम बेस किसे कहते हैं? बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी इमारत स्ट्रॉन्ग होगी। हमें सबसे पहले बेसिक काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारी सबसे ज़्यादा आबादी आज भी बैकवर्ड एरियाज़ में, कितने % लोग हमारे पोस्ट लोकेलिटीज़ में हैं, कितने % लोग हमारे डेवलप्ड सिटीज़ में। सही, हमारी तो ज़्यादा आबादी आज भी उधर ही है। साथ ही आपने तो बहुत टाइम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों नहीं उस लेवल तक पहुंच पाते? हमारी एजुकेशन पे क्यों नहीं उतना बजट रखा जाता? क्या रीजंस हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इट डिपेंड्स कि कौन सी गवर्नमेंट कितना। देखें, सबसे जो आपको ही पता है, बल्कि पूरी दुनिया को ही पता है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनको अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका कंट्री ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सबसे कम बजट ही एजुकेशन पे होता है। हाँ, यही तो आपने जो बात पूछी है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों हम अभी तक पीछे हैं, उसकी वजह यही है। हमारा बहुत कम बजट होता है। फिर अगर हमारा बजट होता है तो वो यूटिलाइज़ कहाँ हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहाँ जा रहा है, किस तरह हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं चलता। लेकिन अगरचे
मैं उसके बावजूद मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर की किसी हद तक एडवोकेसी करती हूँ कि हमारे सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत अच्छा अपनी सतह पे पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत लोड होता है बच्चों का। टीचर्स जो हैं वहाँ पे आज भी बहुत अच्छा अपना इनपुट दे रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग जो होती हैं वो एक सिस्टम से गो थ्रू होके वो टीचर वहाँ पर आया हुआ होता है। देखें, अगर हम उसको कंपैरिजन कर लें हम प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर में किसी हद तक आज भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके टीचर को हायर कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट में जो आपका बेसिक टीचर, जब आपकी सीवी जाती है, जो बेसिक क्राइटेरिया उस जगह पर फिट होने के लिए होता है, वो आपने हर हाल में उसको पूरा करना ही करना होता है। आपको लेट्स सपोज आपको एमएड, एमफिल जो भी होता है, बीएड जो भी, वो चीज़ें आपके पास हैं तो तब आपकी सिफारिश कहीं काम आती है, अदरवाइज़ नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी ये नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में उनके अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी अपनी वर्कशॉप्स होती हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें टीचर्स अभी भी अच्छे टीचर्स हायर होते हैं, नो डाउट। टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, हमारे पास स्कूल्स भी हैं, लेकिन हमारे पास मॉडरेशन नहीं है, मॉडरेशन की कमी है। जो मॉडर्न चीज़ें हमारे ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, वो हाँ हमारे मॉडर्न सिटीज़ में हैं, बड़े सिटीज़ में हैं, क्योंकि हम बड़े सिटीज़ के लोग हैं ना, हम इसकी आंख से ओवरऑल देखते हैं, हम इसकी आंख से नहीं देख सकते। आप अंदर घुस के देखें कि अंदर क्या हो रहा है। अभी पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने में। क्यों होते हैं? उन्होंने कमाना होता है। जो गरीब बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको मजदूरी पे लगा देते हैं, बजाय हम जिस उम्र में हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं वो मजदूरी कर रहे होते हैं। उसके लिए भी हमें हालांकि बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रही हैं, बच्चों की स्कूलिंग फ्री कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोई हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर हम असातिज़ा की बात करें, ये बहुत मैटर करता है कि उस्ताद कितने लगन से पढ़ाता है। देयर वाज अ टाइम, मुझे याद है, जब हमारे बड़े कहते थे कि हमारा तो टीचर बहुत अच्छा था या टीचर बहुत डेडिकेट था उसको पढ़ाने में। अब हमने देखा है मोस्टली टीचर्स या तो मजबूरी में बनती हैं, शौक़ से टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत कम लोग आते हैं। तो आपको नहीं लगता ये एक बड़ी मेन रीज़न है कि जो मजबूरी से टीचर उस्ताद बनेगा, अच्छा कुछ नहीं और मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो चलो एक खातून कहती है चलो टीचिंग की जॉब कर लेती हूँ, बच्चों के साथ जाऊँगी, बच्चों के साथ आऊँगी। तो वो जो शौक़ होता था ना कि पहले मैंने टीचिंग करनी है, देयर वाज अ टाइम कि एक टीचर बनती थी या बनता था तो कहता था मुझे शौक़ है टीचर बनने का, मुझे बच्चों को कुछ सिखाने का शौक़ है, वो वाला एलिमेंट ख़त्म हो गया। ये आपने बिल्कुल 100% सही बात की है, और मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ कि आपका जो इसमें आपकी रिसर्च शायद मुझसे भी ज़्यादा ये एक्चुअली मैं वर्क कर रही हूँ एजुकेशन फील्ड में, तो इसीलिए ये एक फैक्ट है कि हमने अपने जिन स्कूल से पढ़ा है, हमारे टीचर्स बहुत डेडिकेट होकर पढ़ाते थे, हमें जो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे आज भी वो हमारे दिमाग में फिक्स है। ठीक है, वो इस तरीके से एलेबोरेट करते थे चीज़ को कि मैं कहती हूँ कि आज तो उस तरह हमारे बच्चों को शायद अनफॉर्चुनेटली उनको कोई नहीं कर पा रहा, हालांकि हमारे बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वो तो एकदम नेट खोलते हैं, वो गूगल पे जाते हैं। वो किसी ने मीम भी लगाई हुई थी, अभी मैं कल या परसों देख रही थी कि वो लगी हुई थी कि अगर कोई हमें बोरिंग कहे या हमें बेवकूफ़ कहे तो माइंड ना करना, हमने विदाउट चैट जीपीटी पेपर्स दिए हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जो पहले और दूसरा ये जो आपने कहा है कि बाय चॉइस आते हैं या एक्सीडेंटली आ जाते हैं कि आपको रोज़गार कोई और काम नहीं मिल रहा, तो एट द एंड लास्ट में सब जितने प्रोफेशंस हैं उनमें सबसे लास्ट में जो प्रोफेशन रखा जाता है वो टीचिंग होता है, और सबसे कम पे भी टीचर्स को मिल रही होती है, और सबसे इसीलिए इसको वो फॉर ग्रांटेड भी ले लिया जाता है कि ये ऐसे ही एक जॉब है जिसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में भी और उसमें भी। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कहीं पे। देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, वाकई क्राइटेरिया नहीं है, और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी टू से कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी मैंने आपको बताया है कि वो सब चीज़ों को फुलफिल करके एक निज़ाम से सिस्टम से गुजर के आपने पाइपलाइन से गुजर के आना बेशक उसके बाद अगर जैसे हमारा एक माइंड सेट है कि जी फलां की सिफारिश होगी, लेकिन सिफारिश से पहले आपको सारे पैरामीटर आपके पूरे होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट में ये होता है। और दूसरा ये है कि जब एक टीचर बाय चॉइस नहीं आई तो वो दूसरी, जब वो पढ़ा रही होती है तो वो या पढ़ा रहा होता है तो उस दौरान वो दूसरी जॉब्स हंट कर रहे होते हैं। उस वक्त वो किस तरह वो फोकस होकर काम कर सकते हैं, जबकि उनका दिमाग तो फंसा हुआ होता है कि हम कोई और जॉब, कोई ज़्यादा अच्छी जॉब, हाईली पेड जॉब, उधर मतलब उनका पूरा फोकस उधर। और आप देखें कि आजकल बहुत इशू आ रहा है बच्चों को कि बच्चा 6 मंथ्स, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 6 मंथ्स एक टीचर से पढ़ता है, टीचर चली जाती है, जब वो एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं उसको कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और स्कूल अब इधर से उधर से सब्स्टिट्यूट वो फाइंड कर रहा होता है, और फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, ये भी अगेन मैं एक बात और बताऊंगी कि क्योंकि एज अ मदर मुझे ये
ये बहुत फेस करना पड़ता है। नहीं, आपको एज अ मदर और मुझे भी एज अ मदर भी, और जब मैंने भी काम किया तो एक मरतबा एक प्राइवेट स्कूल की, मैं नाम नहीं लूँगी, उनकी 3 टीचर्स इंग्लिश की चेंज होगी। उसके बाद जब उन्होंने मेरी हायरिंग की तो उन्होंने कहा अब आप ना चेंज नहीं होएगा। मतलब ये एक जिसे कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक वो रिस्क फैक्टर आता है, बच्चे की बुनियाद हिल के रह जाती है। जबकि हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमारे ऐसे टीचर्स थे जो अपनी शादियाँ डिले कर देते थे कि शादियाँ हम बाद में कर देंगे, हमारे बच्चों के पेपर है और हम अपने बच्चों के पेपर दिला लें। और हमारे ऐसे भी टीचर्स थे जिनको हमने ऑब्जर्व किया या जिन्हें हमने देखा कि पैशनेट थे ना, पैशनेट थे कि हम मतलब दुआएं मांगते रहते थे कि अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चों का है। अब ऐसा कुछ नहीं, अब ऐसा और नहीं इसीलिए मेरे तालीम हमें शहरों में हमें जदीद सहूलतें बहुत मिल रही हैं, लेकिन वो जो इसे कहते हैं मोरल वैल्यूज़ नहीं मिल रही, क्योंकि वो बच्चा देखें अल्टीमेटली तरबियत घर से होती है, 50% घर से होती है, 50% आपकी स्कूलिंग कर रही होती है, आपके टीचर्स कर रहे होते हैं। टीचर, पेरेंट्स और बच्चा, ये एक ट्रायंगल होता है, ये याद रखिएगा। आप तालीम तो मॉडर्न गैजेट्स से दे सकते हैं, लेकिन तरबियत आप कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान की करता है। टीचर आपका माँ बाप के बाद रोल मॉडल होता है। अगर वो यूँ अपनी चीज़ों को ट्विस्ट करेगा, वो अपनी बात को फेर देगा, वो अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट नहीं होगा, तो बच्चे भी इन द लॉन्ग रन जिस किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे वो कैसे ऑनेस्ट होंगे? वो हर वक्त गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट देम रेस्ट, ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। आप जिस चीज़ के साथ आप जुड़ गए हैं, एटलीस्ट आप उसके साथ जुड़ें और पूरे मोहब्बत और पूरे दिल के साथ जुड़ें। आप अपने उन बच्चों को आप अपना बच्चा समझें। और आप देखें कि जिस तरह आपको अपने बच्चे की स्टडी कंप्रोमाइज़ करते हुए आपका दिल कितना बुरा होता है कि अब ये क्या हो गया, तो दूसरों का भी एट द सेम टाइम यही उनका भी पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, यही सब कुछ होता है। प्राइवेट स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में बड़ी इनसिक्योर है बहुत हद तक, कि वो एक टीचर हायर करेगी, उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करेगी। मीनवाइल टीचर को अगर कोई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़रा सा ज़्यादा पे स्केल मिलता है, वो फ़ौरन स्विच करता है, वो कुछ नहीं देखता। व्हेन आई गॉट मैरिड तो मेरे भी बच्चों का एग्ज़ाम था और मैं अपने उनके साथ नहीं थी कमिटेड कि अब इससे आगे मैंने नहीं करना, लेकिन मैंने सब बच्चों के पेपर्स चेक किए थे कि कम से कम वो मेरे हाथों से बच्चे निकले। ये हमें सिखाया गया था अपने टीचर से, हमने उनको रोल मॉडल लिया था। अब जब इस तरह के कमर्शियल माहौल में बच्चे पलेंगे कि नहीं यहाँ से यहाँ स्विच करने में कोई मुजायका नहीं है, तो फिर ओवरऑल बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है। डिग्री तो ले लेते हैं बच्चे। बिल्कुल ठीक है सादिया, आपने थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बड़ा आपने वो कहते हैं ना सच्चाई के साथ और ऑनेस्टी के साथ इसका एनालिसिस किया है। थैंक्स अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया जी। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया अभी तलहा अकरम ने, रिपोर्टर है रोज़ न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तलहा, आज आप हमें बताने जा रहे हैं जो यूफोन ने टेलीनॉर खरीद लिया है, इस हवाले से रिपोर्ट शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से यूफोन और टेलीनॉर के मर्जर की हतमी मंजूरी दी गई थी और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने तफसीली फैसला जारी करते हुए ये लिखा था कि अब इस फैसले के बाद टेलीनॉर पाकिस्तान की जो अलहदा कानूनी हैसियत है वो तहलील हो जाएगी। और इसके साथ उन्होंने मजीद ये कहा था कि तमाम जो असासे हैं टेलीनॉर पाकिस्तान के जायदादें हैं, हकूक हैं और इसके साथ जितने भी वाजिबात हैं वो यूफोन को मुंतकिल हो जाएंगे। और इसके साथ इंतजाम मुकम्मल होने के बाद टेलीनॉर जो है उसको मजीद बगैर किसी कार्रवाई के तहलील शुदा तसव्वुर किया जाएगा। और इसके साथ फैसले में ये भी कहा गया जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की जानिब से कि दरखास्त गुजार को हिदायत की गई कि फैसले की जो तस्दीक शुदा कॉपी है वो SIEICP में जमा करवाई गई। और इसके साथ जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये कहा गया था कि इंतजाम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए जो जितने भी कानूनी ज़ाब्ते हैं, कानूनी इक़दाम हैं वो उठाए गए। और इसके साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये दरख्वास्त गुजार पर वाजे किया कि जब तक जो इंतजाम का मुकम्मल तौर पर प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये कंप्लीट नहीं हो जाता, उस वक्त तक कितना जो दरख्वास्त गुजार है वो तमाम कानूनी ज़ाब्ता जाती और माली तकाजे पूरे करने का पाबंद होगा। और इसके साथ इस नौयत की स्कीम में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये कहा गया, ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इस नौयत की स्कीम में जो अदालत का किरदार होता है वो निगरानी नौयत का होता है। और अदालत ये देखती है कि जो 2017 का कंपनीज एक्ट था, आया उसके तहत जो मर्जर के इंतजाम के कानूनी ज़ाब्ते हैं, तकाजे हैं, वो पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। और इसके साथ अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया कि जो 2017 कंपनीज एक्ट है उसके तहत जितने भी कानूनी तकाजे थे, वाजिबात थे, वो पूरे किए गए हैं और ये अवामी मुफाद के खिलाफ नहीं है। और इसके साथ फिर अदालत ने जो केस जो इंतजाम है
उसको कंपनीज एक्ट 2017 की मुतल्लिका शिकों के तहत स्कीम की मंजूरी दे दी। और अब इस फैसले के बाद जो यूफोन और टेलीनॉर की नेटवर्क इंटीग्रेशन का सिलसिला जो है वो जारी है और सार्फिन को मुश्तरका कवरेज देने के लिए और इसके साथ इस्लामाबाद, फैसलाबाद के साथ हैदराबाद और दीगर जो पाकिस्तान के शहर हैं वहां पर नेटवर्क इंटीग्रेशन की जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने जा रहा है दोनों जो यूजर्स थे जो टेलीनॉर को यूज करते थे या वो यूफोन को यूज करते थे, अक्सर ये होता था पाकिस्तान में किसी दूर दराज इलाकों में किसी एक सिम के सिग्नल आते थे, दूसरी के नहीं आते थे। बिल्कुल तो ऐसे अब यहाँ पर टेलीनॉर का टावर लगा हुआ है, वहां पर जो सार्फिन है वो यूफोन के सिग्नल भी यूज कर सकेंगे और जहां पर यूफोन का टावर लगा हुआ है वहां पर जो सार्फिन है वो टेलीनॉर के सिग्नल भी एंजॉय कर सकेंगे। तो इस तरह से जो नेटवर्क इंटीग्रेशन है वो अब की जा रही है और इसके साथ आप इस फैसले के बाद जो कॉल ड्रॉप, नो सर्विस और नो सिग्नल के जितने भी प्रॉब्लम थे उनके हल होने की काफी हद तक जो उम्मीद है तवक्को है वो जाहिर की जा रही है। इसके साथ अभी मैं आपके सामने चंद एक एदादो शुमार रखता हूँ कि बिफोर मर्जर से पहले का जो पीटीए के मुताबिक जो एदादो शुमार थे उसके मुताबिक मई 2026 के इख्तिताम तक मुल्क में जो मोबाइल सार्फिन की तादाद थी वो 20 करोड़ 60 लाख से तजावुज कर चुकी थी। इसमें जैज जो है वो 36.42% मार्केट शेयर रखते हैं और इसके साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। जोंग दूसरे नंबर पर 26.62% शेयर रखते हैं और इसके साथ जो टेलीनॉर यूजर्स है वो 43 मिलियन थे, जबकि जो यूफोन के यूजर्स थे वो 29 मिलियन थे। और अब यूफोन और टेलीनॉर के मर्जर के बाद जो इन यूजर्स की तादाद है वो 72 मिलियन तक पहुंच चुकी है और इसके बाद अब इंजमाम के बाद मजमूई तौर पर यूफोन और टेलीनॉर का जो शेयर है वो सिर्फ 35.91% तक पहुंच गया है, जो कि जैज के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। और इसके साथ पीटीए ने मार्च 2026 में जो यूफोन और टेलीनॉर के इंजमाम की मंजूरी दी थी उसके बाद मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था और 1 जुलाई को एमलगेशन ऑर्डर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और उसके बाद फिर जो पीटीसीएल है उसने पीटीए से रजू किया था। फिर 2 ग्रुप बना दिए गए थे, पीटीसीएल और पीटीएमएल। और इसके बाद कहा यह जाता है कि इसका जो बुनियादी मकसद है इस मर्जर का वो ये है कि न्यू ब्रांड के नाम से मार्केट में एंटर होना है। इस तरह हमने माजी में देखा था मुबलिंग और भारत एक साथ मिले थे तो जैज के नाम से एक नया ब्रांड मार्केट में आया था, जैज को उसमें तहरील कर दिया गया था। उसी तरह अब ये एक नया ब्रांड मार्केट में इत्तिसालात के नाम से जो है ई ब्रांड के नाम से अब लाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी नहीं दी गई। पीटीए ने अभी तक इस न्यू ब्रांडिंग की जो अनाउंसमेंट है उसको रोक दिया है और उसके कहा यह गया है कि जब तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जाते तब तक न्यू ब्रांडिंग नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये जो इंजमान है ये मुकम्मल हो चुका है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला भी जारी किया गया और इस वक्त पीटीसीएल में जो हुकूमत के शेयर हैं वो 38.6% है, जबकि 62% जो इत्तिसालात ग्रुप है जिसका ताल्लुक यूएई से है, जिसने 2006 में पीटीसीएल में इन्वेस्टमेंट की थी, उसके शेयर है। और इसके साथ अब पीटीए ने जो EISP जो है उससे रजू किया है, जबकि फैसले में जो कहा गया था कि उससे रजू किया जाए और जितने भी जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं। और अब इस वक्त जितने भी कानूनी तकाजे थे वो पूरे करने के बाद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने तफसीली फैसला जारी किया। इसमें बाकायदा जो इंजमाम में यूफोन और टेलीनॉर का उसकी मंजूरी दे दी गई। जी, ये मंजूरी दे दी गई है। आपने फ़ायदे तो बता दिए, तला आपसे अगर हम नुकसानात जाने तो वो कौन से हो सकते हैं? इसके नुकसानात जाने तो उसमें अभी सार्फिन की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है, माहिरीन की जानिब से भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इसके बाद कहा तो ये जा रहा है कि जहां पर टेलीनॉर का नेटवर्क होगा वहां पर यूफोन के सिग्नल भी एंजॉय हो सकेंगे और जहां पर यूफोन का नेटवर्क होगा वहां टेलीनॉर भी एंजॉय किया जा सकेगा। लेकिन उसके लिए अभी तक
मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई बाकायदा रोड मैप जारी नहीं किया गया कि किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से नेटवर्क शेयरिंग की जाएगी, जो एक फार्मूला है वो भी जारी नहीं किया गया। तो ये एक इबहाम यहाँ पर जरूर पाया जाता है सार्फिन के जहनों में भी और इसी तरह माहिरीन के जहनों में भी। और कहा यह जा रहा है कि अगरचे ये बताया जा रहा है कि इससे जो नो सर्विस और जो ड्रॉप कॉलिंग के जितने भी मसाइल थे वो हल हो जाएंगे, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि इससे उनमें इजाफा हो जाएगा। ओके, थैंक यू तलहा, आपने ये रिपोर्ट शेयर की हमारे साथ के यूफोन ने टेलीनॉर को जी ख़रीद लिया है। अच्छा, इस सारे एक क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे, इस सारे प्रोसेस में कब तक ये कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन भी हो रही है, कितना टाइम लग जाएगा? अभी तक इसके लिए कोई मुतल्लिका जो डेडलाइन है वो नहीं दी गई। हाँ, अलबत्ता कल के जो केस है उसमें, कल के जो फैसले है खादिम हुसैन सोमरो का, उसमें ये कहा गया कि जब तक ये तमाम तर जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल नहीं हो जाता, दरख्वास्त गुजार जितने भी कानूनी तकाज़े हैं, इदारा जाती तकाज़े हैं, उनको पूरा करने का पाबंद होगा, मजाज होगा। लेकिन कोई अभी हतमी डेडलाइन नहीं दी गई कि इस डेडलाइन में आपने ये मुकम्मल करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तलहा, आपने रिपोर्ट शेयर की इस हवाले से जो कि हम जो टेलीनॉर है वो होने जा रहा है जी यूफोन में, उसका जम होने जा रहा है। थैंक्स अगेन, आपने ज्वाइन किया। इसके साथ ही जो हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।